जो स्टैंडर्ड यूनिट एसआई यूनिट हम जो बात कर रहे थे कल तक, आज उधर ही बात करेंगे। इसी का पार्ट सेकंड है यूनिट्स का, और इसमें स्टैंडर्ड यूनिट्स को वन बाई वन डिटेल करेंगे। स्टैंडर्ड यूनिट जितने भी उसमें मानक निर्धारित किए गए हैं वो यांत्रिक नहीं है, और ये इस टाइप के हैं कि हर जगह बिल्कुल सेम रहते हैं, चाहे किसी भी कंट्री में हम क्यों ना चले जाएं, किसी भी हम प्लेनेट पर क्यों ना चले जाएं, ये हर जगह इस तरह से काम करते हैं। और ये किस तरह के रखे जाते हैं, जितने भी मानक हैं, स्टैंडर्ड हैं, इनको यांत्रिक नहीं रखा जाता है, क्योंकि अगर यांत्रिक रखा जाएगा तो ये गर्मी सर्दी किसी और वजह से इफेक्ट करेंगे, इफेक्ट ना हो कुछ भी, इसलिए या तो ये ऑप्टिकल होते हैं, ऑप्टिकल बेस होते हैं, या एटॉमिक बेस होते हैं। इनको यांत्रिक नहीं रखा जाता है, इनको ऑप्टिकल या एटॉमिक बेस रखा जाता है, परमाणु पर आधारित रखा जाता है। क्यों? क्योंकि हर स्थान पर हर समय पर वो सेम नहीं रहेंगे, हर जगह पर सेम रहे, हर जगह बराबर रीडिंग दें, इसलिए इनको स्टैंडर्ड के रूप में सिर्फ ऑप्टिकल या एटॉमिक चुना जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं लेंथ की यूनिट के लिए। लंबाई का मानक, लंबाई का मानक मात्रक। ऐसा ही पद्धति में इसका मात्रक हम क्या बताए हुए हैं, मीटर। अब ये किस पर आधारित है? परमाणु पर आधारित है। इसका जो मानक तैयार किया गया है वो किस तरह से तैयार किया गया है? क्रिप्टन का जो परमाणु होता है, क्रिप्टन वही 36 वाला, क्रिप्टन 36 और परमाणु भार 86, ये फिक्स है ये बिल्कुल। क्रिप्टन के वैसे तो और भी रेडियो एक्टिव हो सकते हैं, लेकिन 36 वाला इस परमाणु से उत्सर्जित, क्रिप्टन 36 परमाणु से उत्सर्जित जो नारंगी प्रकाश है, हर प्रकाश नहीं, जो नारंगी प्रकाश है उस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा, इसको नाप लेंगे, जो वैल्यू आएगी वो एसआई पद्धति में लंबाई का मात्रक। तो इस तरह से दूरी नापने का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? दूरी नापने का सबसे छोटा मात्रक, एक क्वेश्चन यहां से निकलता है, दूरी नापने का सबसे छोटा मात्रक और सबसे बड़ा मात्रक दूरी नापने का। दूरी नापने का सबसे छोटा मात्रक है एटो, एक एटो, और एक एटो बराबर होता है 10⁻⁻18 मीटर। ये दूरी नापने का सबसे छोटा मात्रक, इससे छोटी दूरी कोई नहीं होती है। और सबसे बड़े मात्रक की बात करेंगे तो एक पारसेक, एक पारसेक का मतलब होता है 3.08 फुट गुणा 10⁻16 मीटर। ये दूरी नापने का सबसे बड़ा मात्रक है। इसके अलावा अन्य मात्रक भी होते हैं दूरी नापने के,
अन्य यूनिट भी हैं दूरी नापने की, लेकिन जो यूज होती हैं वो स्टैंडर्ड ही होंगी। बाकी औरों में जाएंगे तो डेसी, डेसी में भी नाप लेते हैं, जो 10 की घात -1 पर चलती है। डेसी का मतलब 10 की -1। ऐसी सेंटी, ये तो सब जानते हैं, सेंटी जो सेंटीमीटर जिसे कहते हैं, ये 10 की घात -2 मीटर के बराबर होती है। मिली 10 की घात -3 मीटर के बराबर होती है। फिर माइक्रो, फिर तो वही आ जाएंगे जो चलते थे, माइक्रो 10 की घात -6 मीटर पर होती है। हाँ, एक माइक्रो में एक चीज और कीजिए, इसको अगर मिलीमीटर में बात करेंगे तो 0.001 मिलीमीटर आएगा। कभी कभी इसको पूछ लिया जाता माइक्रो को कि एक माइक्रोन में कितने मिलीमीटर होते हैं, अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट करेगा तो। एंगस्ट्रॉन, एंगस्ट्रॉन कितना होता है? 10 की घात -10 मीटर, 10 की घात -10 मीटर। पीको, पीको होता है 10 की घात -12 मीटर। और इसके बाद फेम्टो, फर्मी जिसे कह देते हैं, फर्मी या फेम्टो 10 की घात -15। और अभी हम बात कर रहे थे एटो की, एक एटो बराबर 10 की घात -18 मीटर। ये होगा इसके कन्वर्जन। अब कौन सी चीज कहाँ यूज होती है, जरा इसको भी देख लें, कौन सी यूनिट को कहाँ यूज करेंगे। जैसे फर्मी है, इसको नाभ की दूरी नापने में यूज करते हैं, फर्मी को नाभ की दूरी। एंगस्ट्रॉन को परमाणु की दूरी नापने में यूज करते हैं, परमाणु की दूरी, परमाणु के अंदर जो दूरी होती है इलेक्ट्रॉनों की उसको। या तरंग दैर्ध्य लैम्डा नापते हैं। जीवाणु का आकार माइक्रो में नापते हैं, जीवाणु का आकार माइक्रो में बात करते हैं। कुछ फिक्स है कि उनको वहीं पर किया जाता है, मिली में तार का व्यास नापा जाता है। और नॉर्मली हम सेंटीमीटर में नापते हैं, जैसे हम पेल्सिन का लंबाई नाप रहे हैं, पेल्सिन की लेंथ नाप रहे हैं तो हम सेंटीमीटर में नाप लिया जाता है। अब इन्हीं के कुछ वैसे होते हैं जो बड़े मात्रक होते हैं, इन्हीं के, जैसे डेसी से बनता है डेका, डेसी का डेका बनता है, डेका, जिसे 10 की घात 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे सेंटीमीटर का बनता है हेक्टा, हेक्टो, हेक्टो कह लीजिए, हेक्टा कह लीजिए, 10 की घात 2 बनता है। ऐसे इसका बनेगा किलो, 10 की घात 3। इससे पार्थिव दूरी नापी जाती है, पार्थिव दूरी, किलो में किलोमीटर, इतने किलोमीटर की दूरी पर है सूर्य से कोई ग्रह, पार्थिव दूरी नापी जाती है। और माइक्रो का बनता है मेगा, पूछ लेता है कि 1 मेगा बराबर कितना होता है, तो 10 की घात 6 मीटर होगा मेगा में। माइक्रो में 10 की घात -6 मीटर होगा, मेगा में 10 की घात 6 होगा। इसका बनता है गीगा, गीगा, गीगा में 10 की घात 9 होता है, गीगा में। जैसे इधर नैनो नहीं लिखा, इधर ओहो, इधर एक नैनो लिख लीजिए, नैनो, नैनो 10 की घात -9, नैनो का होगा ये, नैनो का क्या होगा? गीगा होगा नैनो का, नैनो का उल्टा इसका होता है टेरा, टेरा कीजिए 10 की घात -12, टेरा हो गया पीको का, टेरा हो गया पीको का। ऐसे ही एक होता है पीटा, पीटा होता है 10 की घात 15, टेरा हो गया 10 की घात +12 होगा ये, और टेरा हो, पेटा हो गया 10 की घात 15, ये फर्मी का हो गया पेटा। और एटो का हो गया एक्सा, एक्सा बोलेंगे इसको, 10 की घात 18, एक्सा। एक्सा, एक एक्सा बराबर कितना होता है? एक एक्सा बराबर इतना होता है, 10 की घात 18 होता है। तो इस तरह से प्लस में और माइनस में, ये डेसी तो इसका डेका। और किसको कहाँ यूज किया जाता है ये भी कहीं ना कहीं पूछ सकता है। तो ये हो गया हमारे लंबाई के
स्टैंडर्ड लंबाई के मानक। अब इसी में एक चीज और पूछ लेते कि खगोलीय मात्रक के बारे में भी कभी कोई पूछ लेता है, ये इसी में ही आएगा अभी। खगोलीय मात्रक, खगोलीय मात्रक की बात करें तो प्रकाश वर्ष में नापा जाता है। प्रकाश वर्ष प्रकाश वर्ष का मतलब क्या होता है? निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, इसे प्रकाश वर्ष भी कह देते हैं, इसको लाइट ईयर भी कह सकते हैं। एक लाइट ईयर यानी एक वर्ष में, और वो भी किसमें? निर्वात में। प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। निर्वात के अंदर एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा जो दूरी चली जाती है वो एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर जो होता है, एक लाइट ईयर बराबर जो होता है वो कितना होता है? 9.461 गुणा 10⁻15 मीटर। अगर इसी को किलोमीटर में बात करेंगे तो किलोमीटर में 9.461 10⁻12 मीटर, वही 3 जीरो का चक्कर है, ये हो जाएगा। तो खगोलीय दूरियां जो नापी जाती है वो खगोलीय मात्रक में नापी जाती है। ऐसे अगर हम पार्सेक की बात करें, ये तो एक हो गया प्रकाश वर्ष, दूसरा पार्सेक की बात कर लेते हैं। तो पार्सेक मात्रक होता है, पार्सेक जो शब्द जो आया है वो पर सेकंड से आया है। दूरी नापने का सबसे बड़ा मात्रक तो हो ही गया। इसका क्या मतलब है? दूरी द्वारा बनाया गया कोण 1 सेकंड होता है। वो दूरी, वह दूरी जिस पर खगोलीय मात्रक दूरी द्वारा इतना कोण बनाता है। तो एक पार्सेक जो आता है, कितना आता है एक पार्सेक बराबर? 3.084 गुणा 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। या अगर इसे प्रकाश वर्ष में कहेंगे तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, अगर प्रकाश वर्ष में अगर इसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो। यानी ये कह सकते हैं इसको कि 1 सेकंड चाप का लंबन प्रदर्शन क्या कहलाता है? पारसेक कहलाता है, ये कह सकते हैं। एक और होता है सौर दिवस, इसमें एक सौर दिवस भी होता है। ये सौर दिवस में क्या करते हैं? मध्याह्न यानी दोपहर, 2 किरमागत मध्याह्न ले लीजिए, के बीच का जो समय अंतराल होगा वो क्या कहलाएगा? सौर दिवस कहलाएगा। जैसे कि 12 PM से लेकर के अगले 12 PM तक, और ये कितना होगा? माध्य सौर दिवस, माध्य सौर दिवस
कितना होता है, जोड़ लीजिए, 86,400 सेकंड के बराबर आएगा। आज के 12 PM से अगले दिन के 12 PM तक का जो टाइम होगा वो ये होगा, 86,400 सेकंड के बराबर होता है। ये हो गया 100 दिवस। तो ये 3 यूनिट हैं जिसमें खगोलीय मात्रक दिए जाते हैं। इसी टाइप से अब हम द्रव्यमान का मात्रक लेते हैं, मानक। द्रव्यमान का मानक मात्रक, इसको स्टैंडर्ड कैसे बनाते हैं, ये भी किसी परमाणु पर आधारित होगा, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास। तो एसआई पद्धति में क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक, एसआई मात्रक किलोग्राम में नापेंगे, ये किलोग्राम होता है। लेकिन इसका मानक किस तरह से तैयार किया जाता है, स्टैंडर्ड कैसे किया जाता है, ये तैयार कैसे होता है, तो इसके लिए कुछ शर्त है, जैसे कि 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री का तो टेम्परेचर होना चाहिए, और 1 लीटर शुद्ध जल लेंगे। तो 1 लीटर शुद्ध जल का जो द्रव्यमान होगा वो 1 किलोग्राम होता है। तो ये मानक है, यानी पानी से इसका निकाला जाता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ये जो शुद्ध जल लेते हैं, शुद्ध जल उसको मानते हैं जिसका कुछ घनत्व भी फिक्स है। घनत्व भी फिक्स है 1000 सीसी प्रति 10⁻³ मीटर क्यूब। इस घनत्व का अगर होगा तो, ये नहीं कोई सा भी ले लिया। इस तरह से जब हम मानक को देखते हैं तो इंटर कन्वर्जन जो होते हैं इसके अंदर, जैसे 1 कुंटल बराबर कितने किलो का होता है, 100 किलो का। 1 मीट्रिक टन बराबर कितना होता है, मीट्रिक टन 1000 किलोग्राम का। ये पूछ ली जाते हैं इंटर कन्वर्जन। 1 ग्राम बराबर कितने किलोग्राम होता है, 10⁻³ किलोग्राम के। और 1 मिलीग्राम बराबर कितना होगा, 10⁻³ ग्राम, या कह सकते हैं 10⁻⁶ किलोग्राम। ये आपस में कन्वर्जन के लिए पूछता रहता है। अब कभी कभी न्यूक्लियॉन या परमाणु के मामले में भी द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है। तो कैसे किया जाता है, जैसे खगोलीय मामले में कैसे व्यक्त कर रहे थे लंबाई को, ऐसे परमाणु के मामले में कैसे व्यक्त करेंगे। तो यहाँ पे परमाणु के मामले में या न्यूक्लियॉन के मामले में, न्यूक्लियॉन किसी इलेक्ट्रॉन की बात की जाएगी, प्रोटॉन की बात की जाएगी, न्यूट्रॉन की बात की जाएगी। तो नाभिक के अंदर जो कण होंगे वो न्यूक्लियॉन होंगे। तो न्यूक्लियॉन का द्रव्यमान व्यक्त करना, जो मात्रक होता है वो होता है AMU। AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। परमाणु द्रव्यमान मात्रक, परमाणु द्रव्यमान मात्रक AMU में नापा जाएगा किसी भी परमाणु, इलेक्ट्रॉन आदि के लिए। तो 1 AMU बराबर स्टैंडर्ड क्या होता है, जो कार्बन का जो परमाणु है इसके द्रव्यमान का 12वां भाग, कार्बन 12 के द्रव्यमान का 12वां भाग 1 AMU होता है। यानी ये जो आएगा 1.6603 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम आएगा। अगर 1/12 भाग इसका करेंगे, 12वां भाग इसका कार्बन का जो परमाणु बाहर लिख लिया उसका 1/12 कर दे तो ये वैल्यू आ जाएगी।
ऐसे समय का मात्रक मानक क्या होता है? तीसरा है इसमें समय का मानक मात्रक। समय की बात करेंगे तो एसआई मात्रक जो होता है समय का वो सेकंड ही होता है, लेकिन इसका जो मानक तैयार किया जाता है वो कैसे तैयार किया जाता है? मानक तैयार किया जाता है कि 1 सेकंड कितने के बराबर होगा? जो परमाणु घड़ी में सीजियम परमाणु यूज किया जाता है, परमाणु घड़ी में जो सीजियम परमाणु यूज किया जा रहा है उसके जो कंपन है उतने के बराबर 1 सेकंड होगा। और ये कितना होता है? 9, 112, 9, 192, 192, 631 और 770। आएगा नहीं वैसे इतना, बस ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछेगा। करना चाहें कर लीजिए, आप कुछ हल्का सा कर लीजिए। इसमें 1 वर्ष बराबर कितना आता है? 3.156 गुणा 10⁻7 सेकेंड आता है कन्वर्जन। ऐसे एक सेक होता है, एक सेक और होता है यूनिट इसमें, 1 सेक बराबर 10⁻8 सेकेंड होता है। तो ये कर लीजिए, ये चाहे तो मत कीजिए, क्योंकि इतने कंपन के बराबर होता है 1 सेकेंड। तो देख लीजिए कितने कंपन होते होंगे इस परमाणु के। सीजियम परमाणु से इसका स्टैंडर्ड तैयार किया जाता है, ये जरूर पूछेगा। जैसे द्रव्यमान का किससे तैयार किया? कार्बन परमाणु से तैयार किया, कार्बन परमाणु से। तो ये तो होगा स्टैंडर्ड मानक। अब हम राशियों की तरफ चलते हैं। राशियां परिमाण और दिशा के आधार पर राशियां 2 टाइप की होती है। जो राशियां हैं जो हमने की थी, व्युत्पन्न राशि, मूल राशि, तो इस तरह से परिमाण और दिशा के आधार पर देखें तो 2 तरह की राशियां हमें देखने को मिलेंगी। एक होती है सदिश राशि, सदिश राशि को वेक्टर क्वांटिटीज भी बोल देते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। क्या मतलब है इनका? इस राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा भी जरूरी है। दोनों चीजें अगर उसके साथ हैं तो वो सदिश राशि है। इसको जो प्रदर्शन किया जाता है, इसका एक एरो बना करके प्रदर्शन कर लिया जाता है, एरो से इसको प्रदर्शित करते हैं। तीर की लंबाई जो होती है वो इसका परिमाण बताती है। तीर की जो लंबाई है, लेंथ है, वो इसका परिमाण बताती है, कितना परिमाण है, कितनी वैल्यू है। और तीर की जो नोक है वो इसकी दिशा बताती है। यानी तीर से ही सब कुछ इसमें प्रदर्शित हो जाता है। तीर की लंबाई कितनी है ये इसकी वैल्यू बता देगी, परिमाण बता देगी। और जो नोक है, जो तीर की जो आगे जो नोक है वो इसकी डायरेक्शन भी बता देगी। कोई भी तीर जब प्रदर्शित किया जाता है, कोई भी तीर, तो इसमें जो मूल बिंदु होता है, ये मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु जिसको जीरो टेल भी कह सकते हैं, ओरिजिन कह सकते हैं इसको। और जो लास्ट जहां तीर होता है वह उसको शीर्ष कहा जाता है, हेड कहा जाता है। शीर्ष कह लीजिए, हेड कह लीजिए। तो ये ओ ए एक क्या हो गया? एक वेक्टर हो गया। ओ ए एक वेक्टर हो गया। अब इस तरह की राशियां कौन कौन सी हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए जिनके लिए
प्रदर्शित करने के लिए दिशा जरूरी होती है, बिना दिशा के नहीं होंगी। जैसे कि विस्थापन, विस्थापन हमने कहा कि 5 मीटर विस्थापित हो गया, लेकिन बताना पड़ेगा इसे कि इधर को हुआ या इधर को विस्थापित हुआ या इधर को विस्थापित हुआ। जब तक हम ये नहीं बताएंगे किधर को विस्थापित हुआ, ये विस्थापित का मतलब स्थान परिवर्तन कर लेना, तो विस्थापन के लिए दर्शाने के लिए ही जरूरी होता है। ऐसे वेग, वेग को हमें बताना पड़ेगा कि 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से किधर को चल रहा है, तो बिना दिशा के ये अधूरा है। ऐसे त्वरण, बल, तनाव, संवेग, पृष्ठ तनाव, आवेश, ये सब इस कैटेगरी में आते हैं। भार, कोणीय वेग, बल आघूर्ण, शक्ति, ये सब इस कैटेगरी के हैं। एक कुछ पहचान सी दिखाई देती है कि इनको हम पहचान कर सकते हैं। जैसे कि इसमें वैसे है नहीं, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन ज्यादातर आपको पता लग जाएगा। देखिए इसमें समय बा आ रहा है, चाहे आधा बा आ रहा हो, चाहे पूरा बा आ रहा हो, चाहे पेट चिरा वाला बा आ रहा हो, देखिए लगभग समय कहीं ना कहीं बा आ रहा है, जरूर आ रहा है कहीं ना कहीं, केवल इनको छोड़ करके। तो ये लगभग इस आधार पर हम इनको लगा सकते हैं। भार और शक्ति में नहीं दिखाई दे रहा है बा, लेकिन फिर भी ये इस कैटेगरी में है। तो जिनमें दिशा बतानी जरूरी है वो सब वेक्टर राशि हैं। वेक्टर का मतलब सदिश हो गया, जिसमें दिशा भी बताना जरूरी है। अब सदिश के टाइप होते हैं कुछ, इसके टाइप है सदिश के भी। कौन कौन से टाइप का सदिश होता है? एक होता है इक्वल वेक्टर सदिश, तुल्य सदिश। तुल्य सदिश में क्या होगा? इसमें ये समानांतर होंगे, यानी परिमाण और दिशा दोनों के दोनों सेम होंगे, सेम होंगे दोनों की दोनों, दोनों की वैल्यू बराबर होगी। ऐसे ऋणात्मक सदिश में उल्टा हो जाएगा। समानांतर तो होंगे ये दोनों, लेकिन परिमाण तो सेम होंगे दोनों के, लेकिन दिशा को देखेंगे तो दिशा विपरीत होगी, दिशा विपरीत होगी। दो वेक्टर या दो सदिश इस तरह से ले लिए कि अगर दोनों का परिमाण और दिशा सेम है और वो समानांतर हैं, तो वो तुल्य सदिश बोले जाएंगे। और उनकी दिशा विपरीत है, बाकी सब कुछ सेम है, तो ये ऋणात्मक सदिश बोला जाएगा। एक होता है शून्य सदिश, जीरो वेक्टर। शून्य सदिश में क्या होगा? शून्य सदिश में जो परिमाण होगा वो जीरो हो जाएगा। ये कह सकते हैं कि मूल बिंदु और शीर्ष बिंदु संपाती होते हैं। क्वेश्चन में कहेगा कि मूल बिंदु और शीर्ष बिंदु संपाती हैं, निम्न में से किस प्रकार का वो सदिश है, किस प्रकार का वेक्टर है, तो वो शून्य सदिश माना जाएगा। एक होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर यूनिट सदिश।
यूनिट वेक्टर में क्या होता है, कोई जो परिमाण होगा वो यूनिट होता है, यूनिट होता है। इसको जो प्रदर्शन किया जाता है इसका, इस तरह का चिन्ह लगा करके ऊपर प्रदर्शित कर देते हैं, ऊपर एक कैप टाइप की लगा करके प्रदर्शित कर देते हैं। जैसे हमने ये प्रदर्शित किया, जैसे ए कोई वेक्टर है और ए माइनस ए कैप, इस पर कैप लगा दी। तो जो ए है ये तो है सदिश, कोई वेक्टर है कोई, उसका परिमाण हो गया, और इसमें से घटा दिया जो ए कैप है वो मात्रक सदिश घटा दिया, मात्रक यूनिट वेक्टर घटा दिया इसमें से। तो इस तरह से 4 तरह के हो सकते हैं। आगे इससे संबंधित न्यूमेरिकल भी करेंगे, बहुत आते हैं इसमें से न्यूमेरिकल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये न्यूमेरिकल। तो ये 4 तरह के वेक्टर हो गए। अब इनका योग भी कर सकते हैं, इनका अंतर भी कर सकते हैं, गुणन भी कर सकते हैं। वो कैसे कैसे करेंगे, तो सदिशों का योग कैसे करेंगे, सदिशों का योग, सदिशों का योग या वेक्टर का योग। वेक्टर्स का योग कैसे करते हैं, जैसे 2 वेक्टर ये हैं, एक ये वेक्टर है ए और एक वी वेक्टर है, कोई भी वी वेक्टर ले लिया, मान लिया ये वी वेक्टर है। तो इनका जो योग किया जाएगा वो किस तरह से किया जाएगा, जैसे एक वेक्टर ये ले लिया और इसका एक वेक्टर हमने वी ले लिया, तो ये जो आएगा इसका कर्ण आएगा, इसका वो कर्ण कितना होगा, ये इसका आर मान लिया कि आर आ रहा है इसका टोटल, तो दोनों का नॉर्मली योग हो जाता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये दोनों ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर होता है योग। ये 2 सदिश का योग है, ये है पहला। कई तरह से योग किया जाता है इसका, ये 2 वेक्टर का योग है। तो नॉर्मली 2 वेक्टर का योग इस तरह से कर दिया जाता है। अब 2 वेक्टर किसी कोण पर हैं तो कैसे होगा, 2 वेक्टर कोण पर हैं तो उनका योग क्या होगा, तो क्या होगा, तो उसे एक फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा। तो उसका जो परिणामी आएगा वो परिणामी क्या आएगा, ये न्यूमेरिकल में काम आएगा ये फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, इससे निकालेंगे इसको। यानी इसमें अगर टेन थीटा निकालना है तो टेन थीटा बराबर ए साइन थीटा बटे बी प्लस ए कॉस थीटा, इससे कैलकुलेट करेंगे। अगर किसी कोण पर 2 वेक्टर हैं तो, जैसे एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, ये किसी कोण पर हैं तो इनका जो परिणामी आएगा वो इतना आएगा, कैलकुलेट करके ही हम बता पाएंगे। तीसरा एक और आता है इसमें, समान दिशा में है तो, समान दिशा, अगर समान दिशा में है तो ये कह सकते हैं हम कि थीटा बराबर 0 है, 0 डिग्री पर दोनों है। तो क्या आएगा, तो नॉर्मली इनका जो राशि आएगी वेक्टर की वो a प्लस बी के बराबर आ जाएगी, दोनों को जोड़ करके आ जाएगी डायरेक्ट। और अगर दोनों विपरीत हैं तो विपरीत की पोजीशन क्या आएगी, विपरीत का मतलब हो गया थीटा बराबर जो है 180 डिग्री है, तो आर कितना आएगा निकल करके,
तो r आएगा a माइनस v के बराबर आएगा। और अगर दोनों लंबवत हैं यानी थीटा बराबर 90 है तो r कितना आएगा, तो r आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर आएगा। तीनों तरीके से हो गए। अगर थीटा डिग्री पर 0 है, थीटा 0 है तो क्या होगा, थीटा अगर 180 है तो क्या होगा, विपरीत है, और 90 होगा तो क्या होगा। क्लियर हो गया। अगर दो से ज्यादा है तो उनको बहुभुज विधि से, जो पॉलीगन मेथड है उससे करते हैं उसको। तो अब ले लेते हैं इसके बाद में अदिश का योग। अदिश को हम स्केलर भी बोल देते हैं, जैसे उसको वेक्टर बोल रहे थे, इसको स्केलर कहेंगे। इनका जो परिमाण है, मैग्नीट्यूड है परिमाण, और इनका जो दिशा है, डायरेक्शन है, दोनों ही सेम है, दोनों सेम होता है। जैसे कि दोनों सेम होगा, और इसमें जरूरी नहीं है कि परिमाण दिया होगा, परिमाण नहीं देगा तो भी काम चलेगा। दिशा के परिणाम तो देगा, सॉरी दिशा नहीं होगी इसके अंदर, दिशा देना जरूरी नहीं है, हो या ना हो दिशा। अदिश वो राशियां हैं जिनमें दिशा की जरूरत नहीं होती है, केवल परिणाम से ही काम चल जाता है, वैल्यू से ही पता लग जाता है। जैसे हमने कहा 5 किलोमीटर की दूरी, तो 5 किलोमीटर की दूरी तो ये नहीं बताने की जरूरत है किधर की साइड, यानी लंबाई का जो वैल्यू है वो एक अदिश है। क्षेत्रफल क्या दिया, अदिश है। आयतन क्या दिया, अदिश है। समय क्या दिया, अदिश है। दूरी क्या दिया, चाल क्या दिया, अदिश है। कार्य क्या दिया, अदिश है। ऊर्जा क्या दिया, अदिश है। कोई भी ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा। ताप क्या दिया, अदिश है। दाब क्या दिया, आवृत्ति क्या दिया, विद्युत विभव क्या दिया, ये सब अदिश है। अब आप कहेंगे कि इसमें भी तो बा नहीं है, इसमें बा कहीं आ ही नहीं रहा, लेकिन इनमें बा आ रहा है, तो इनको जरूर ध्यान रख लीजिए। सिर्फ इन तीन को याद कर लें तो इसी आधार पर कह सकते हैं, बा के आधार पर। तो जब डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, जिसमें डायरेक्शन नहीं होती है, वो अदिश होती है। इनका जो गुणन करते हैं, गुणन, उनको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, या स्केलर प्रोडक्ट भी कह देते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। कैसे करते हैं इनका प्रोडक्ट, इनका जो है गुणन, गुणन इस तरह से करेंगे, जैसे ए एक है और एक बी है, वेक्टर कोई राशि है, तो ए का और बी का गुणनफल ले लिया कॉस थीटा, यानी सीधे सीधा आप ये कह सकते हैं ए बी कॉस थीटा कह सकते हैं। इस फॉर्मूला में लगा दिया, ये कैलकुलेट हो जाएगा। ऐसे ही अगर उल्टा कर दिया, ये बी है एक और एक ए है, तो इसको सीधे सीधे बी ए कॉस थीटा कह सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं आएगा कि कौन सा पहले है, चाहे ए बी कॉस थीटा चाहे बी ए कॉस थीटा, दोनों का मतलब एक ही है, गुणनफल करना है सीधे सीधे, तो इसमें गुणन ही पूछा जाता है। तो एक दो क्वेश्चन इसमें छोटे छोटे पूछ लिए जाते हैं, नोट करके लिख लीजिए। जैसे वो कहेगा दो सदिशों का बिंदु गुणन क्या होता है। एक क्वेश्चन आता है, दो सदिश का बिंदु गुणन, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। अभी क्या था, ये दो सदिश हैं, ये दो सदिश का गुणनफल क्या आया, अदिश आया। तो इसमें ये पूछ लेता है कि अदिश आता है या सदिश आता है, तो दो डॉट प्रोडक्ट क्या आते हैं, हमेशा अदिश आता है, हमें अदिश प्राप्त होगा। क्या ये क्रम विनिमय का पालन करते हैं, हाँ ये क्रम विनिमय का पालन करते हैं।
अभी हाल हमने आगे पीछे किया था, क्रम चेंज किया था, क्रम विनिमय इनके अंदर होता है, ये क्रम विनिमय का पालन करते हैं। अगर थीटा बराबर 0 कर दिया तो मान क्या आएगा, तो केवल मान आएगा ए वेक्टर बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए बी आएगा, अगर थीटा का मान 0 कर दिया तो, क्योंकि कॉस थीटा है ना। और थीटा का मान 180 कर दिया तो क्या आएगा, तो ये आएगा माइनस ए बी, तो माइनस में हो जाएगा। और थीटा का मान 0 कर दिया, सॉरी 90 कर दिया, तो ये मान 0 आएगा। क्लियर हो गया। तो इस तरह से इनमें से 2-3 क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ लिए जाते हैं। ये हमारा हो गया सदिश और अदिश